अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरे ज़ुहैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैलकुलेटर के थ्रू अपने आंसर किस तरह वेरीफाई कर सकते हो, कैसे आपको पेपर में पता चलेगा कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं। और मैं आपको कैलकुलेटर का यूज़ बताऊँगा कि इस क्वेश्चन में कितना कैलकुलेटर का यूज़ हो सकता है और कितना आप अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे चैनल की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं आपको साथ साथ कैलकुलेटर का यूज़ सिखाता हूँ, जो कि पेपर में अलाउ है, तो आपको यूज़ करना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तब कीजिएगा अगर आज की वीडियो में आपको इतना लगे कि हाँ, इसने कुछ ना कुछ हमारे लिए बेस्ट किया, हमें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हम बना चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर नंबर 1 की, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसे क्लिक करेंगे उस लिंक को, तो आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या आप यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उस प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें भी आपकी सारी वीडियोस मौजूद है चैप्टर नंबर 1 की। इसके बाद आप बताइएगा कि कौन सा चैप्टर मैं शुरू करवाऊँ, जो आप कहेंगे वही चैप्टर शुरू करवाया जाएगा। अच्छा, हमें हमें एक क्वेश्चन नंबर 9 पहले समझते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसमें। हमें दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करो, हमें जितना हो सके इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा और एक कम्प्लेक्स नंबर का अभी पता नहीं है, क्योंकि उसमें वेरिएबल ए बी यूज़ हुआ है। ए बी की क्या वैल्यू होगी ये हमें अभी तक पता नहीं है, तो हम वही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या कहता है। 3 - 4 आयोटा का जब प्रोडक्ट होता है उस कम्प्लेक्स नंबर के साथ, जो हम फाइंड करेंगे, ए बी की वैल्यू जब खास फाइंड की जाएगी, यहाँ पर पुट की जाएगी, तो एक कम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। तो ये कह रहा है कि आंसर हमेशा आएगा 1 + 0 आयोटा, इक्वल बता रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा इसके, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 आयोटा है, उसका जब प्रोडक्ट एक कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा के साथ किया जाए तो आंसर 1 + 0 आयोटा आना चाहिए। तो बताओ इस कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा में ए बी की ऐसी क्या वैल्यू स्पॉट करे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 + 0 आयोटा आना चाहिए। तो हम यही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं किस तरीके से ए बी की वैल्यूज फाइंड की जाती है। हमें कहा जा रहा है कि 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी आयोटा बराबर होता है 1 + 0 आयोटा के। इसको हल कीजिए जितना हल कर सकते हो, और ए और बी की कीमतें हमें बताएं कि ऐसा क्या वैल्यू होगी, ए की वैल्यू 2 हो, बी की वैल्यू 5 हो, कि इसका प्रोडक्ट जब इसके साथ हो तो आंसर 1 + 0 आयोटा आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इक्वल का साइन ये बता रहा है हमें ए और बी की खास वैल्यू फाइंड करनी है कि वो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए, हमारे पास कम्प्लेक्स अदद क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने आंसर लिख दिए ताकि हमें पता चल सके कि हमने आंसर ठीक निकाला है या नहीं निकाला है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सॉल्व और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हल, ठीक है। हम इसको सॉल्व करने लगे। आप अपना जो भी चीज़ आपको गिवन है उसको एज इट इज़ एक मरतबा उतार ले। तो हमें दिया गया है 3 - 4 आयोटा और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी आयोटा को, तो आंसर आना चाहिए 1 + 0 आयोटा। तो बताओ ए प्लस बी की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ऐसी क्या वैल्यू हो कि जो कम्प्लेक्स नंबर बने उसका प्रोडक्ट इसके साथ 1 + 0 आयोटा हमें दे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, गौर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले जितना ये सॉल्व हो सकता है मैं सॉल्व करता हूँ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं इन दो कम्प्लेक्स नंबर का। आज दो हमें ये कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स अदद अभी तक नहीं पता, लेकिन फिर भी हम प्रोडक्ट तो कर सकते हैं ना, ए प्लस बी आयोटा के साथ, ठीक है। पहले का आप रियल नंबर ले, ठीक है, जिसके साथ अयोटा नहीं आया उसको रियल नंबर कहते हैं। और फिर पहले का ही इमेजनरी नंबर साइन के साथ ले, अयोटा जिसके साथ आए उसे इमेजनरी नंबर कहते हैं। और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ इसके दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो मैंने पहले का रियल पार्ट लिया, पूरे के पूरे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका इमेजनरी पार्ट विद साइन यानी -4 आयोटा पूरा का पूरा लिया और इस दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि जितना हमसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट इसी तरह हमेशा परफॉर्म किया जाता है। 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ए के साथ तो 3a हो जाएगा, 3 जब बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 × बाय बी 3b हो जाएगा, ऐसे लग के जुड़ जाएगा उसके साथ। अब पहले माइनस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। माइनस यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर हमेशा माइनस जीतता है। 4 × बाय ए 4a और आयोटा एज इट इज इनके साथ आ जाएगा। माइनस प्लस फिर से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, 4 × बाय बी 4b हो जाएगा हमारे पास, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और राइट साइड एज इट इज आ गई, क्योंकि उसके साथ हमने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की, हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब लेफ्ट साइड को सॉल्व करो तो राइट साइड को एज इट इज उतारते जाओ, ठीक है। ये नहीं कि उसे वहीं पर छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर जिस चीज़ के साथ दिया उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 4b के साथ माइनस साइन है, आयोटा का स्क्वायर इस साइन को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अगला स्टेप यही होगा। तो देखो
मुझे परफॉर्म सिर्फ इधर स्टेप करना है, कैलकुलेशन इधर हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें एज इट इज़ में उतारता जाऊँगा, यही कैलकुलेशन के रूल्स होते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज़ उतारा, मेरा इसके साथ कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एयोटा का स्क्वायर है तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये 1 + 0 एयोटा एज इट इज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें, अब उन नंबर्स ये 3a और 4b ऐसे नंबर्स हैं जिनमें एयोटा नहीं आ रहा है, तो इनको एक साइड पर कर देंगे, यानी एक जगह जोड़ के लिख देंगे, और जिनके साथ एयोटा आ रहा है उनको एक जगह लिख देंगे। तो 3a और देखो प्लस 4b, इनके साथ एयोटा नहीं आ रहा है तो मैं इनको साथ जोड़ के लिख देता हूँ, 3a और प्लस 4b। जहां पर भी इनको लिखो, इन्हें आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन इनके साथ जो साइन हो वो साइन लेके आओ। ये नहीं वहां पर उसका साइन पॉजिटिव हो, यहाँ पर इसका साइन नेगेटिव कर दो, नहीं, ऐसे नहीं करना। नेगेटिव साइन होता तो फिर मैं यहाँ पर 3a - 4b लिखता। अब इन दोनों, ये तो पहले से ही साथ है तो मैं इनको एज इट इज आगे लिख देता हूँ, प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखना, इनमें आयोटा नहीं आ रहा, ठीक है, तो इनका एक जोड़ा बना देता हूँ, पूरा का पूरा फुल 3a + 4b में आयोटा नहीं आ रहा हूँ तो इसका एक जोड़ा बना देता हूँ, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, आपने इसी तरीके से करना है। 3a + 4b में आयोटा नहीं आ रहा है तो इसको एज अ होल पार्ट ट्रीट कर दिया, इसमें आयोटा नहीं आ रहा है तो जो कम्प्लेक्स नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से आ गया ये उसका क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट एक कम्प्लेक्स नंबर ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है, तो ये उसका क्या आ गया, रियल पार्ट आ गया। अच्छा, इसमें आयोटा आ रहा है तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, इसको भी एक पार्ट लिख लेंगे। ठीक है, एक पार्ट किस तरीके से लिखेंगे, कुछ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं निकाल रहे, ठीक है, तो बाहर पॉजिटिव साइन ही लगाएंगे और इसको एज अ होल पार्ट लिख लेंगे, 3b - 4a आयोटा फुल ब्रैकेट लगा दिए, यानी ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। इसमें आयोटा नहीं आ रहा है तो ये रियल पार्ट है, इसमें आयोटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब एक और काम भी हम कर सकते हैं, आयोटा दोनों के पास है तो आयोटा को मजीद भी कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, आयोटा 3b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा 4a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आयोटा को दोनों से कॉमन निकाल दो। जस्ट आयोटा हम बाहर कॉमन निकाल रहे हैं तो आयोटा इनके साथ बाहर आ जाएगा, इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, तो आयोटा को बाहर लिख दिया इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ। जब भी कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं तो वो बाहर प्रोडक्ट होती है, चाहे वो इसे इधर लिख दो या इस साइड पर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3 × 2 करो या 2 × 3 करो, आंसर सेम ही आना है। तो हमने वो नंबर्स जिनमें आयोटा नहीं आ रहा था उनको एज अ होल ट्रीट कर दिया, उनको एक नंबर बना दिया, और जिनमें आयोटा आ रहा था उनको भी एक नंबर बना दिया। और इसको एक नंबर बनाने के लिए बाहर पॉजिटिव साइन आपने लाजमी लिखना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे इसका मतलब ये होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये प्लस का साइन फिर अंदर जाएगा तो प्लस प्लस, तो प्लस 3b आयोटा और प्लस माइनस -4a आयोटा, फिर से यही चीज़ आएगी। तो जो भी काम करो तो सोचो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, अगर रिवर्स पॉसिबल हो तब आपने ठीक किया है। ये यहाँ पर 1 + 0 आयोटा आया, और फिर जब मैंने आगे देखा तो इन दोनों में आयोटा आ रहा था तो मैंने आयोटा बाहर निकाल दिया। अब आपको ये कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल लगेगी, ये ऐसा नंबर है जिसमें आयोटा नहीं आ रहा है तो ये रियल नंबर है, ये भी ऐसा नंबर है जिसमें आयोटा नहीं आ रहा है तो ये भी रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये तो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इस साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है, उस साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है, दरमियान में इक्वल का साइन ये बता रहा है कि ये दोनों इक्वल है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, मैंने बताया था कि जिसमें आयोटा नहीं आए वो इसके, जिसमें आयोटा नहीं आ रहा है उसके इक्वल होगा, और जिसके साथ आयोटा के साथ जो नंबर आए वो इस वाले के आयोटा के साथ जो नंबर आ रहा है इसके इक्वल होगा, तब ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। तो इसका रियल पार्ट 3a + 4b, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तब ये इक्वल का साइन लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। तो हम इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हुए रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है जो कि बता रहा है ये कम्प्लेक्स अदद इस कम्प्लेक्स अदद के इक्वल है। तो 3a + 4b बराबर होगा उसके रियल पार्ट के जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, और इसका इमेजिनरी पार्ट यानी जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो नंबर, जस्ट आयोटा को छोड़ दो, आयोटा के साथ जो चीज़ है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, वो इसके इमेजिनरी पार्ट यानी +0 के इक्वल होगा। +0 लिखो या 0 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आ गई, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, दो छोटी छोटी इक्वेशन हमारे पास आ गई, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है तो इसे भी इक्वेशन कह रहा हूँ। इसमें इक्वेशन में वेरिएबल a b यूज़ हुआ है जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें भी b a यूज़ हुआ है जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों में सेम वेरिएबल यूज़ हुए और दोनों को एक ही कंडीशन से हमने निकाला है, तो इन्हें कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। हमें ऐसे नंबर चाहिए ना, हमें a और b ऐसे नंबर चाहिए जिसको पहली इक्वेशन में पुट करे, a को पुट करे और b को पुट करे, a के साथ 3 को मल्टीप्लाई करे, b के साथ 4 को मल्टीप्लाई करे, तो आंसर 1 आना चाहिए। और जब उन्हीं नंबर को यहाँ पर पुट करे, उसी नंबर b को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करे और a वाले नंबर को -4 के साथ मल्टीप्लाई करे, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा,
इन दोनों ए और बी की वो वैल्यूज़ हमें चाहिए, तभी तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। ये वाला चीज़ इस वाले की वैल्यू 1 आनी चाहिए और इस वाली की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से हम वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो देखो इसमें वेरिएबल ए पहले आ रहा है, तो इसमें भी वेरिएबल ए पहले रखो, या इसमें वेरिएबल बी पहले रखो जैसे उसमें वेरिएबल बी पहले, ताकि सीक्वेंस बरकरार रह सके। तो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, तो एज इट इज आ गया। यहाँ पर ए पहले लिखे हुए वेरिएबल है, तो मैं भी यहाँ पर कोशिश करता हूँ वेरिएबल ए को पहले कर दूँ। तो -4a को पहले कर दिया, 3b को बाद में कर दिया और इक्वल का साइन लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों इक्वेशन मेरे सामने आ गई। इसमें भी वेरिएबल ए भी यूज हो रहा है, इसमें भी वेरिएबल ए भी यूज हो रहा है, तो इनको एक साथ सोल्व किया जाएगा, ठीक है। इसे हम कह देते हैं 1 और इसे हम कह देते हैं 2, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करते हैं इसके साथ। मैंने आपको 2-3 तरीके जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सिखाई है वो ये थे कि आप कोई भी ऐसा वेरिएबल ढूंढे जिसका कोफिशिएंट 1 हो, यानी जिसके साथ 3, 4, 5 ना आता हो, जिसके साथ 1 आता हो, उसकी वैल्यू फाइंड करें, उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो आपका जवाब निकल आएगा। कोई एक वैल्यू निकल आएगी आपके पास, या ए की या बी की। लेकिन यहाँ पर गौर से देखो, ए का कोफिशिएंट भी 3, 4, 5 और नंबर है, बी के भी कोफिशिएंट कोई और नंबर है, 1 हमारे पास नहीं आ रहा है। आपने सबसे पहले ऐसे वेरिएबल ढूंढना होता है जिनका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा कोफिशिएंट निकल आए, ऐसा वेरिएबल निकल आए जिनका कोफिशिएंट 1 हो, 4, 3, 5 ना हो, तो उसको सोल्व करना बहुत आसान होता है उन इक्वेशन को फिर, ठीक है। कि अगर किसी एक इक्वेशन में भी ऐसे वेरिएबल निकल आए, तो अब तो ऐसा नहीं है, तो इसको हम एक और तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। गौर कीजिएगा, तरीका वही है हमारे पास, ठीक है। हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, गौर कीजिएगा। अब ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसका कोफिशिएंट 1 हो। अगर ऐसा वेरिएबल होता तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करते, जिस इक्वेशन में से उसकी वैल्यू फाइंड करते उसमें उसे नहीं पुट करते, किसी दूसरी इक्वेशन में उसे पुट करते। तो अब ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसका कोफिशिएंट 1 हो, तो अब आपकी मर्जी है जिसकी वैल्यू निकालो। अब आपको क्या लगता है किसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। इस साइड से अगर आप सपोज करो ए की वैल्यू निकालते हो, तो पहले +4b उस साइड पर जाके -4b होगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, दोनों के नीचे 1 -4b के नीचे डिवाइड होगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से एक बंदा मौजूद है। लेकिन एज कम्पेयर टू दिस, इसको गौर से देखो, तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू निकालो या बी की वैल्यू निकालो, सपोज आप ए की वैल्यू निकालते हो, तो +3b उस तरफ जाएगा तो -3b होगा, तो 0 -3b जस्ट -3b आएगा, तो इस तरफ एक बंदा बचेगा, फिर -4 सिर्फ उसी बंदे के नीचे डिवाइड होगा। यहाँ पर 1 पहले से था, एक बंदा उस तरफ जाएगा तो 2 बंदे हो जाएंगे, फिर वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं इस तरफ से वैल्यू निकालते हैं। आपकी मर्जी, आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो। सपोज आप कहते हो मैं 3b की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैं b की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो फिर b को अकेला करो। पहले ये -4 है, इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे कि मैं 2 को मजीद सोल्व करने लगा हूँ, ठीक है। किस तरीके से मजीद सोल्व करेंगे, हम b की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3b को तो यहीं पर रखो सबसे पहले, +3b इधर ही रहेगा, माइनस का 4 है उस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखो ना लिखो, यहाँ पर भी कोई तुक नहीं बनता। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास b की वैल्यू निकल आई इक्वेशन नंबर 2 से, इसे हम कह देते हैं 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से आपने b की वैल्यू निकाल ली, तो अब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में नहीं पुट करेंगे, आप इसे किसी और इक्वेशन में पुट करें, यानी 1 में पुट करेंगे हम। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, अगर आप यहाँ से b की वैल्यू निकालते तो फिर आप उसे 2 में पुट करते, जिससे निकालेंगे उसमें वापस नहीं पुट करना। तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन 1, b की वैल्यू जो 4a डिवाइडेड बाई 3 है 1 में दर्ज करने से, अगले पेज में नहीं करता हूँ मैं, इस साइड पे करता हूँ ताकि नज़र आ सके आहिस्ता से आसान। 1 में पुट कर रहा हूँ, तो मैं 1 आपके सामने एक मरतबा लिख लेता हूँ ताकि आपको लगे कि हम क्या कर रहे हैं। 3a + 4b इज इक्वल टू 1, ठीक है। और b की वैल्यू अब ये रही है, हम पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर b की जगह पुट करूंगा तो b खत्म हो जाएगा, उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसकी वैल्यू में तो a आ रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन में से 2 वेरिएबल खत्म हो जाएंगे और सिर्फ कितना वेरिएबल रह जाएगा, 1। तो फिर हम उसको सोल्व कर पाएंगे। जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं उस इक्वेशन को सोल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने ये काम किया, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हमारे पास है 4a डिवाइडेड बाई 3, तो 3a एज इट इज आ गया, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं। हमने b की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी, तो b की जगह ब्रैकेट लगा दिया, 4a डिवाइडेड बाई 3, उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक है। पुट कर दिया आपने। अब इसको हम सोल्व करेंगे।
4 3 के साथ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें, 4 4 हमारे पास 16 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व तभी कर सकेंगे जब नीचे से ये 3 खत्म कर दे। तो जब भी आपके पास बटा में कोई नंबर आ जाए तो आपके लिए ये सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका आसान सा हल है, नीचे जो भी नंबर हो उसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर दे, नीचे जो भी नंबर हो उसके साथ सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। अगर यहाँ पर 4 होता तो फिर 4 से दोनों इतराफ को 3 से ज़रब देने से देखना क्या होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 तो 9 हो जाएगा, लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास से बटा क्या हो जाएगा, सवाल में से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करो, और इसके साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करो, ताकि बैलेंस रह सके। ये आपने नहीं करना कि आप एक साइड को करो और एक साइड को ना करो, ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपने, ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 3 3 तो हमारे पास 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 16 है, और यहाँ पर 3 1 हमारे पास 3 हो गया। अब 9a + 16a 25a हो गया। तो देखो बटा ख़त्म हो गया, तो किस तरीके से आसानी के साथ आप सोल्व कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, 15a = 3 आ गया, तो 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास निकल आई वैल्यू एक ही, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैं डिवाइड नहीं, मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, ये मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये आप एक्सरसाइज 2.2 में या 1 में सीखोगे, फिर आपको समझ आएगा। तो नीचे जो भी हो उसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमने 2 इक्वेशन उससे निकाली, उन दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल यूज़ हो रहे, तो हमने हमें पता था कि इनको एक साथ सोल्व किया जाएगा। हमने किसी एक इक्वेशन में ऐसा वेरिएबल ढूंढने की कोशिश की जिसका कोफिशिएंट 1 हो, क्योंकि उसकी वैल्यू आसानी से निकल पाती, उसमें बटा ना आता, फिर जिस तरह ये बटा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 होता तो हमें 1 डिवाइड करने की ज़रूरत ही ना होती। तो ऐसा कोई नहीं था, तो फिर आपकी मर्जी थी, मैंने थोड़ा गैस लगाया, तो यहाँ पर 0 था, तो इसकी वैल्यू आसानी से निकल आती, क्योंकि 0 में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 खत्म हो जाता है। यहाँ से 2 टर्म्स निकल आती इस साइड पर, इस तरफ एक टर्म निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3b की वैल्यू निकाली, तो पहले -4a था, उस साइड पर जाके +4a हो गया, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस इक्वेशन में से हमने b की वैल्यू निकाल ली। तो आप इक्वेशन नंबर 2 में नहीं पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे b की जगह पर, तो b खत्म हो जाएगा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा, और जब एक वेरिएबल रह जाता है तो हम उसे सोल्व कर सकते होते हैं। तो देखो मैंने b की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की 4a / 3। फिर मसला ये आ रहा था कि नीचे बटा आ रहा था, बटा को खत्म करने के लिए यहाँ पर देखा तो 3 था, तो 3 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी इसको भी, जितने भी टर्म्स हो, ठीक है। यहाँ पर 2 टर्म्स थी तो इस साइड पर 2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 1 था तो 1, अगर यहाँ पर 1 + 3 होता तो फिर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करता, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करता, ठीक है, समझ आ गई बात आपको। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 3 3 9 हो गया। यहाँ पर 3 के मल्टीप्लाई करने से फायदा ये हुआ है कि 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो बटा हमारे सवाल से खत्म हो गया, और जब बटा सवाल से खत्म हो गया तो ये आपका आंसर आसानी से अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 9a + 16a 25 है, और इस तरह 3 1 3 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। अब आपकी मर्जी है, a की वैल्यू जहाँ पर भी पुट करना चाहो, इस इक्वेशन में पुट करना चाहो, इस इक्वेशन में पुट करना चाहो, या इस इक्वेशन में पुट करना चाहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जिसमें भी पुट करो आपका आंसर निकल आएगा। तो किस में पुट करना चाहते हो, इवन इसमें भी पुट कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है जिससे ये बनी है, ठीक है। तो चलिए इसमें पुट करके मैं दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3, क्यों इसमें पुट कर रहा हूँ कि इसमें b पहले से अकेला है, मुझे अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैं इस साइड को हल करूंगा तो b की वैल्यू निकल आएगी। पुट a = 3 / 25 इन 3, इसलिए मैंने उसको 3 कहा था। a = 3/25, 3 में दर्ज करने से, तो 3 लिखो अपने सामने पहले उसे, वो है 4a / 3, इस तरीके से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो a की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई 3/25, और नीचे आ गया 3, ठीक है। अब कोई बच्चे कहेंगे कि इसको तो भाई ये क्या मुश्किल चीज़ है, इसमें बटा में बटा आ गया, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, ये ऊपर वाली चीज़ पूरी की पूरी डिवाइड हो रही इस चीज़ से, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 × 3/25 डिवाइड हो रहा है 3 से, लिख सकते हैं ना। बटा को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और आपको पता है बटा को जब भी आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो
या तकसीम को जब भी आप प्रोडक्ट में तब्दील करते हो तो आप छोटी क्लासेस में इस चीज़ को उल्टा देते थे। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है, 3 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ 3 1s are 3, 3 1s are 3, ऊपर हमारे पास 1 1 बचा, 1 1s are 1 हो गया, ये इसके साथ कैंसिल नहीं है तो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। तो सब्र करें, इसको लिखे थोड़ा सा, 4 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर बचा 1/25 और वो 1/1 का कोई अहमियत नहीं है। अब यहाँ पर 4 इसके साथ कटता नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1s are 4 और बटा 25 आ गया। तो देखो इसको कैलकुलेटर से किस तरीके से करोगे आप लोग। स्क्वायर बटा लगा दो, एक लगा दिया आपने बटा, यहाँ पर ऊपर 4 है तो 4 लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर अगला बटा लिखोगे, ठीक है। अगला बटा ऐसे नहीं लिखा जा सकता, फिर गलतियाँ होंगी आपसे, ठीक है, वो कैलकुलेटर गलत कर देगा। फिर हमें बटा चाहिए तो बटा लिख दिया, उसकी वैल्यू 3/25, उसे लिख दिया आपने। अब नीचे आए इस बटन से, नीचे आके नीचे हमारे पास 3 है तो 3 लिखा, तो देखो इसने हल करके आपको 4/25 दे दिया। तो इसमें कोई दूसरा शक नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, ये आपको पता है कि बटा के नीचे बटा को तभी सॉल्व किया जा सकता है कि हमारे पास, हमें पता है कि ये पूरी चीज़ें ये से डिवाइड हो रही, तो मैंने इसको एज इट इज़ रखा, डिवाइड को तकसीम के फॉर्म में लिख दिया। और तकसीम को जब भी प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं तो हम उस चीज़ को उलट देते हैं। तो ये 3 था तो 1/3 हो जाएगा, 3 के साथ अब कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास 1/25 बचा, यहाँ पर 4 4 1 हमारे पास 4 तो 4/25 आ गया। तो इसमें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। समझ आ गई आपको बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इनका आंसर्स को कैलकुलेटर से किस तरह निकाल सकते हो कि ए की वैल्यू 3/25 है और बी की वैल्यू 4/25 है। क्या वाकई ये बात सही है या ये बात सही नहीं है, ये किस तरह चेक करोगे। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि इस इक्वेशन में अगर ए पहले आ रहा है तो इस इक्वेशन में भी ए पहले लिखो। ये था ही इसलिए कि कैलकुलेटर पर आपको इसी तरह करना पड़ेगा। अगर आप ए का कोफिशिएंट पहले पुट करते हो तो इस इक्वेशन में भी ए का कोफिशिएंट पहले पुट करना पड़ेगा। देखना किस तरीके से। आप सबसे पहले जाओगे मोड में, ठीक है। अब देख सकते हो फिफ्थ कम्प्लेक्स का तो मैं आपको बता चुका हूँ सारा। अब आप देख सकते हो फिफ्थ में लिखा हुआ है EQN, इसका मतलब इक्वेशन है। आप 5 को प्रेस करोगे तो प्रेस कर दिया आपने तो आपके पास ये ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है an मल्टीप्लाई बाय x प्लस bn मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू cn का मतलब कांस्टेंट कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट 0 है। an मीन x के साथ जो कोफिशिएंट आए और bn मीन y के साथ जो कोफिशिएंट आए। यहाँ पर तो x y लिखा है लेकिन हम इसे कंसीडर a भी करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर तो इतनी वेरिएबल भी इतने फॉर्म में तो आपको नहीं दे सकता ना। हमारे पास हम जो भी, अगर हम एक का कोफिशिएंट पहले पुट करते हैं, ठीक है, तो हम x की, अगर यहाँ पर हम ए की जगह पर, देखो मैं इसको प्रेस करता हूँ ना, देखना यहाँ पर एक्स वाई वेरिएबल यूज हुए हैं तो हम इसे ए भी सोचेंगे, बस ये काम है, ठीक है। आप 1 को प्रेस कीजिए तो देखो ये बता रहा है कि ये फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट आपने पुट करने हैं और नीचे फिर आपने सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट पुट करने होंगे। तो यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। आल दो ये हमें x की वैल्यू देगा, a की जगह पर x देगा, लेकिन हम उसे a ही समझेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या यूज हुआ है, a यूज हुआ है। तो a की जगह a का कोफिशिएंट हमारे पास 3 आया, मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करूंगा तो ये खुद ब खुद आगे चला जाएगा। फिर b का कोफिशिएंट क्या आएगा, अगले वेरिएबल का कोफिशिएंट +4, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसको ये a b d ऊपर ये मत समझना ये क्या है, ये a यहाँ पर इसका कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। a मीन कोफिशिएंट ऑफ पहले का वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है तो a की जगह पर वो आएगा। फिर सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट +4 है तो b की जगह वो आएगा। और d मीन कांस्टेंट, तो यहाँ पर वो क्या है, 1 है, तो हम 1 पुट करेंगे और ये हमेशा उस साइड पर होना चाहिए, ठीक है। आप इक्वल प्रेस कर दें। अब सेकंड इक्वेशन, अब यहाँ पर आपने a का कोफिशिएंट पहले पुट किया था तो इस साइड पर भी इस इक्वेशन को जब पुट करोगे तो b का कोफिशिएंट पहले नहीं पुट करना, वो मिक्स हो जाएगा। a का कोफिशिएंट पहले पुट करो, तो मैंने आपको कहा था इसको पहले सीधा करो, इसमें a अगर पहले आ रहा है तो इसमें भी a पहले करो। तो -4 हमने लिखा, इक्वल दबाया, फिर हमने +3 लिखा, इक्वल दबाया, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। तो देखो पहले को इक्वेशन के कोफिशिएंट 3 4 1 ऊपर आ गए और नीचे वाले के कोफिशिएंट -4 3 और 0 नीचे आ गए। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया, b के कोफिशिएंट के नीचे b का कोफिशिएंट आ गया और a के कोफिशिएंट के नीचे a का कोफिशिएंट आ गया। 3 के नीचे -4 आया, या नहीं कि 3 के नीचे 3 आए, b का कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो गौर कीजिएगा। अब मैं जब इक्वल प्रेस करूंगा तो देखो इसने कहा है कि पहला वेरिएबल जो भी आपने पुट किया है a है हमारे पास, उसकी वैल्यू 3/25 है आपके पास, ठीक है। तो ये आपने आंसर निकाल लिया। और दूसरा वेरिएबल जो हमने b का, दूसरा कोफिशिएंट हमने b का पुट किया था तो b की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4/25। तो क्या देख नहीं सकते, a की वैल्यू हमारे पास 3/25 थी और b की वैल्यू हमारे पास 4/25 थी। तो कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दी गई हो जिसमें दो वेरिएबल यूज हुए हो, उनकी पावर 1 हो और उनको एक साथ सोल्व करने का कहा जाए, कैलकुलेटर आपको सोल्व करके दे सकता है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है दो राय। तो हमने ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से भी सोल्व कर दिया और हमने इसको खुद भी सोल्व किया और अच्छे तरीके से सोल्व किया। अब आपको ये आना चाहिए। अच्छा,
अगला हमारे पास इसका आखिरी पार्ट है, हमारे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को x और y के लिए सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y के लिए मसावात को हल करें। अब क्या रही है मसावात? 3 माइनस 2 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको जब कम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बराबर आता है कि जब हम x माइनस 2 वाई आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसमें जब प्लस करें 2 आयोटा माइनस 1। तो हमने x और y की ऐसी वैल्यू निकाले कि जब वो यहाँ पर पुट किया जाए और इस चीज़ का हल निकाला जाए और इस चीज़ का हल निकाला जाए, दोनों सेम आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले सोल्व लिखते हैं और इस साइड पर हल लिखते हैं। इसको एग्जिटिव एक मरतबा उतार लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें से एक्स वाई की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जब हम फाइंड करें वो और इसमें पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे हमने इसको सोल्व किया था ना, तो इन वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे ना इस इक्वेशन में, इसकी जगह पर पुट करो, ए की जगह पर ये वैल्यू पुट करो, बी की जगह ये वैल्यू पुट करो, और आप इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इस मोड में सॉरी 2 से करो। देखना, 3 माइनस 4 आयोटा। अब जब कम्प्लेक्स मोड में चले जाओ तो फिर इंग्लिश का बटन आयोटा प्रोड्यूस करेगा। और मैं लिखता हूँ ए की वैल्यू हमारे पास 3 मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 25 तो बटा लगाया और 3 डिवाइडेड बाई 25 लिखा मैंने, प्लस लगाया, और बी की वैल्यू मेरे पास है 4 डिवाइडेड बाई 25 तो उसकी जगह पर 4 डिवाइडेड बाई 25 लिखा और आगे आयोटा लिख दिया। इसको प्रोडक्ट करूँगा, देखना अगर ये वैल्यू ठीक होगी तो 1 प्लस 0 आयोटा आएगा। तो देखो हमने बिल्कुल सही वैल्यू ए बी की फाइंड की। जब उससे जो कम्प्लेक्स नंबर बना रहे तो वो 1, देखो 0 आयोटा कैलकुलेटर नहीं देता, अच्छा कभी भी वो 1 देता है जस्ट, तो आप इसको 1 प्लस 0 आयोटा ही समझे। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सही वैल्यूज़ निकाली है। तो हमने यहाँ पर भी एक्स वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जब वो यहाँ पर पुट किया जाए और कैलकुलेटर से या खुद भी अगर आप लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट फाइंड करते हो और इस चीज़ को सॉल्व करके फाइंड करते हो तो आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो चलिए करते हैं हम। सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो पहले का रियल पार्ट लिया पूरा का पूरा और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका पूरा का पूरा इमेजनरी पार्ट लिया आयोटा के साथ और नेगेटिव साइन के साथ और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x हो जाएगा, 2 2 जार 4 तो 4y आयोटा हो जाएगा। देखो 2 जब मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट यही बता रहा होता है कि 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करती है, बस इसका रोल खत्म हो गया। प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। जिस पर काम करो तो वो काम जो हो चुका हो वो वाला फॉर्म उसका लिखो, जिस पर कोई काम नहीं करना तो उसको एज इट इज़ उतारते जाओ, ये नहीं कि आप उसे छोड़ दो। अच्छा, अब देखो मैं इस पर काम करूंगा, इस साइड को एज इट इज़ उतारता जाऊंगा। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मेरे पास 3x हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई 3y और आयोटा एज इट इज़ आ गया उसके साथ। अब यहाँ पर माइनस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो साइन चेंज होगी, इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x और आयोटा एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई वाई 2y और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखना मैं इस तरफ सिर्फ ये काम करता हूँ कि जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहे हैं उनको जमा कर लेता हूँ। 2x जमा मतलब मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, जमा तो नहीं कर सकती क्योंकि ये 2x है वो 1 है, वो नंबर है, इसमें वेरिएबल आ रहा है, लेकिन इसमें भी आयोटा नहीं आ रहा है उसमें भी आयोटा नहीं आ रहा है, तो उसको उठा के इसके पास रख दिया। ठीक है, विद साइन, ये नहीं कि उधर साइन माइनस हो और इस इधर लेके आके तुम कहो कि प्लस साइन हो जाएगा, नहीं, जब मैं इसको इस राइट साइड से उठा के इस साइड पर लाऊंगा तब इसका साइन चेंज होगा। अभी मैंने सिर्फ जस्ट राइट साइड पर ही इसको थोड़ा सा उठा के इस तरफ किया है। ठीक है, इसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं भेजा तब वीज़ा लगाऊंगा इसका, ये तो अभी अपने मुल्क में ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अच्छा इनको एक साथ लिख देता हूँ तो माइनस का 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब गौर कीजिएगा, आयोटा का स्क्वायर जिस लफ्ज़ के साथ दिया उसका साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का 2y है तो हम इसे क्या लिखेंगे? प्लस 2y। देखो बाकी चीज़ें मैं एज इट इज़ उतार रहा हूँ। ठीक है, जिस पर काम हो सिर्फ उस पर काम होता है और बाकी चीज़ें एज इट इज़ उतार दी जाती है। ठीक है, 2x माइनस 1 माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। अच्छा, अब इस इधर भी यही करेंगे, जिनमें आयोटा नहीं आ रहा है उनको एक साथ कर देंगे, जिनमें आयोटा आ रहा है उनको एक साथ कर देंगे। ये तो पहले एक साथ है, सिर्फ प्लस 2y को इसके साथ लिख देता हूँ क्योंकि इन दोनों में आयोटा नहीं आ रहा, तो 3x प्लस 2y। देखो इसको भी लेफ्ट साइड से ही उठा के लेफ्ट साइड पर ही लेके आ रहा हूँ, कोई राइट साइड पर लेके नहीं जा रहा हूँ कि इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो प्लस का 3y आयोटा माइनस का 2x आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब इधर देखो, इसे भी अगले पार्ट में इस तरीके से करते हैं, फिर सारों पर फोकस एक साथ आपका होगा तो आपको समझ आएगा ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आयोटा नहीं आ रहा है तो इसको एज अ होल ट्रीट करेंगे, यानी ब्रैकेट लगा के इसको ट्रीट करेंगे। इनमें आयोटा आ रहा है तो इसको भी एज अ होल ट्रीट करेंगे, लेकिन बाहर आपने प्लस का साइन लाजमी लगाना है, मैंने पीछे भी बताया क्यों,
क्योंकि अगर आप बाहर माइनस का साइन नहीं लगाओगे कि फिर इसका मतलब ये होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जब दरमियान में कुछ नहीं होता। अब अगर ये प्लस का साइन अंदर जाएगा तो क्या वाकई ये चीज़ वापस आएगी? ये सोचो आप जब भी कोई काम करो मैथ में, सोचो क्या इस चीज़ को जब मैं वापस मैनिपुलेट करूंगा, हल करूंगा, क्या यही चीज़ दोबारा आ सकती है मेरे पास? प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, तो एज इट इज़ यही चीज़ आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपके पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी देखो 2x माइनस 1 के साथ आयोटा नहीं आ रहा है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। इसमें देखो दोनों के साथ आयोटा आ रहा है तो बाहर पॉजिटिव साइन ही लगाना है, चाहे इसके साथ नेगेटिव साइन क्यों ना हो। मैं बताता हूँ क्यों। -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा, क्योंकि अगर माइनस का साइन बाहर लिखना चाहो तो फिर माइनस, इसका मतलब आप कॉमन निकाल रहे हो, फिर उससे आपके साइन चेंज हो जाते हैं। इसके साथ माइनस होता फिर प्लस लिखना पड़ता, इसके साथ प्लस होता तो फिर माइनस लिखना पड़ता, वो मुश्किल हो जाएगा। हम सिर्फ प्लस बाहर लिखते, तो प्लस लिखने से किसी के साइन पर कोई चेंज नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। अब गौर से देखिए, इसमें भी आयोटा आ रहा है, इसमें भी आयोटा आ रहा है, तो इनमें से आयोटा कॉमन निकाल देते हैं, बाकी चीज़ों को मैं एज इट इज उतारूंगा, ये नहीं कि उनको बस छोड़ दूँ। तो आयोटा आप कॉमन निकाल दो इन दोनों में से, क्योंकि दोनों में आयोटा आ रहा है। अब यहाँ से आयोटा कॉमन निकालोगे तो वो इस चीज़ के साथ बाहर प्रोडक्ट होगी, चाहे इस साइड पर लिखो इस साइड पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस साइड पर लिख दिया। ठीक है, 2x माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से भी आयोटा कॉमन निकालते हैं तो माइनस का 4y प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। आयोटा के दोनों के साथ था तो उसे बाहर लिख दिया हमने। ठीक है, समझ आ गई आपके पास। अब देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं बन गई, इसमें आयोटा नहीं आ रहा है तो ये रियल नंबर है, इसमें भी आयोटा नहीं आ रहा है ये रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन गया। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस साइड पर भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इक्वल का साइन बता रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल तभी होंगे जब रियल नंबर के इक्वल होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ जो चीज़ है वो आयोटा के साथ जो चीज़ है इस वाले के उसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ से इनको इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में पहले लिखा। तो चलिए इनको लिखते हैं। 3x प्लस 2y इसके 2x माइनस 1 के इक्वल होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा, और आयोटा के साथ यानी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो 3x प्लस 2y बराबर होगा 2x माइनस 1 के, और 3y माइनस 2x बराबर होगा -4y प्लस 2 के। अच्छा, इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में x 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसको सोल्व किया जा सकता है। या उसको इस तरफ लेके जाओ या उस वाली चीज़ को इस तरफ लेके आओ, तब सोल्व होगा, क्योंकि दरम्यान में इक्वल का साइन है। एक पाकिस्तान में दोनों आएंगे या दोनों इंडिया में जाएंगे तभी सोल्व होगा उनका कोई रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो चलो इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो 3x प्लस 2y एज इट इज़ रहेगा, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं, इसको नहीं छेड़ना। प्लस 2x इस साइड पर आएगा तो ये देखो इसके साथ इस साइड पर आके माइनस हो जाएगा, और -1 एज इट इज़ उस साइड पर रहेगा। हमेशा इक्वेशन के किसी और चीज़ों को मत छेड़ा करो, जिसके साथ काम करना हो उसे छेड़ा करो बस। 3x माइनस 2x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3x में से 2x निकालेंगे तो जस्ट 1x या x बचेगा। तो ये 1x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, या इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ ना हो वो 1 ही होता है। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। इसमें भी y इस साइड पर आ रहा है, इस साइड पर आ रहा है, तो y सोल्व हो सकता है लेकिन दोनों एक साइड पर होने चाहिए। तो चलो इसको इस साइड पर लेके आ जाते हैं। तो देखो 3y माइनस 2x को कुछ नहीं कह रहा, उसको छेड़ ही नहीं रहा। -4y इस साइड पर आएगा तो देखो +4y हो गया, बाकी इक्वल का साइन भी एज इट इज आएगा, और 2 भी उस साइड पर एज इट इज ही रहेगा, उसके साथ +2 डालो ना डालो उसके साथ प्लस का साइन ही होगा। ठीक है, 3y प्लस 4y ये 7y हो जाएगा, और माइनस का 2x आएगा इज इक्वल टू 2। अब मैंने क्या कहा था, अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों में देखो इसमें भी वेरिएबल x और y है, इसमें भी वेरिएबल x और y आ रहे हैं, दोनों की पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, दोनों में सेम वेरिएबल यूज हुए हैं, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल एक्स वाई यूज हुए हैं, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल्स की पावर 1 है। यकदर्जी मसावात हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर 1 है, बार बार कह रहा हूँ। एक्स और वाई की पावर कुछ नहीं दोनों में, तो 1 है, दोनों में सेम वेरिएबल यूज हुए हैं, तो इनको कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमजद मसावात है, इनको एक साथ सोल्व किया जाएगा। हमें ऐसे नंबर चाहिए कि इस इक्वेशन में पुट करें तो -1 आना चाहिए, और वही नंबर जब यहाँ पर पुट करें तो 2 आना चाहिए, यानी x और y की ऐसी वैल्यू हो कि इसमें पुट करें तो -1 दे, इसमें पुट करें तो 2 दे, तो वो इनका सोल्यूशन हल कहलाएगा। उसको सोल्व करने से पहले, इनको एक साथ सोल्व करने से पहले, इसमें वेरिएबल x पहले लिखा हुआ है तो इसमें भी वेरिएबल x पहले कर दो, या इसमें वेरिएबल y पहले तो फिर इसमें भी वेरिएबल y पहले कर दो। तो चलो मैं यहाँ पर वेरिएबल x पहले कर देता हूँ। तो देखो माइनस का 2x प्लस का 7y, देखो उसके साथ उसका साइन लेके आया, इसका साइन प्लस था तो उसके साथ उसका साइन उस साइड पर लेके गया, उस साइड पर नहीं थोड़ा सा आगे लेके गया। ठीक है, तो अब देखो x प्लस, इसमें भी xy वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें भी xy वेरिएबल यूज हुआ है, दोनों में वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। और चूंकि सेम वेरिएबल यूज
कर रहे हैं तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, लड़ा के सॉल्व किया जाएगा जैसे पीछे किया था। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब ये नंबर हम फाइंड करेंगे एक्स वाई के, यहाँ पर पुट किया जाए तो -1 आना चाहिए और यहाँ पर पुट किया जाए तो 2 आना चाहिए, वाई हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, और कीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कोई ऐसा वेरिएबल ढूंढे जिसका कोफिशिएंट 1 हो, अगर वो हो तो अच्छा, अगर ना हो तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था फिर वही काम करेंगे। इसका कोफिशिएंट तो 2 है, इसका -2 है, इसका 7 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालना सबसे आसान होगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से निकाला होगा तो 1 में फिर नहीं पुट करेंगे, फिर 2 में पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो वहां से x खत्म हो जाएगा, और जब x खत्म हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, फिर हम उस इक्वेशन को y के लिए सोल्व कर पाएंगे, y की वैल्यू वहां से निकाल पाएंगे। वैसे अगर दो वेरिएबल हो उसको सोल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 को मजीद प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है x फाइंड कर रहा हूँ तो x को अकेले करूंगा, x को नहीं छेड़ूंगा, बाकी चीजों को उस साइड पर लेके जाऊंगा। तो -1 पहले से वहां पर था, +2y उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा -2y। ये नहीं कि इसे छेड़ दो, इसे नहीं छेड़ना, छेड़ा हमने इसे तो ये उस साइड पर जाके साइन चेंज करेगा, ठीक है। इसे हम अब 3 कह देंगे, ठीक है, 3 कह दिया हमने। अब हमने x की वैल्यू को जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2, अगर 2 से निकाली होती फिर 1 में पुट करते। x की वैल्यू 2 में दर्ज करने से, ठीक है। तो दो अपने सामने गौर से देखिएगा। अब सिर्फ x की जगह उसकी वैल्यू आएगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज आएगा, उस वैल्यू के साथ -2 मल्टीप्लाई भी होगा, फिर +7y भी लिखेंगे, =2 भी लिखेंगे, जस्ट इस x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखना किस तरीके से मैं स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ। -2 एज इट इज आ गया, इसको गौर से देख रहा हूँ मैं, मेरा सारा फोकस उस पर। x की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई -1 -2y, चूंकि x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसकी वैल्यू के साथ भी -2 मल्टीप्लाई होगा। चूंकि दो बंदे देखो, -1 के साथ अपना साइन है, 2y के साथ अपना साइन है, तो यहाँ पर दो टर्म्स है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x की वैल्यू में दो बंदे थे तो -2 चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों बंदों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट बता रहा है कि -2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर आप जस्ट प्रोडक्ट लगा दो तो इसका मतलब -2 सिर्फ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ना ना ना, उसने सवाल में जब कहा था कि 2 देखो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो उसने क्या लगाया था, साइन, ब्रैकेट का साइन लगाया था। अगर जस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर वो लगा था इसका मतलब वो सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें ख्याल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी किसी ऐसी चीज़ की वैल्यू पुट करो जिसमें दो बंदे आए और उस वैल्यू के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू के साथ भी उस वैल्यू में दोनों बंदों के साथ या तीनों बंदों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो वहाँ पर आपने ब्रैकेट यूज़ करनी होगी, ठीक है। अब देखो आगे वाला स्ट्रक्चर एज इट इज़ में फॉलो करूँगा, +7y = जस्ट x की जगह उसकी वैल्यू आ गई जैसे हमने कहा था इसे। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देता है, माइनस माइनस +2 1 2 माइनस माइनस +2 2 4y +7y एज इट इज आएगा, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट इधर तक में दूध है 2। अब देखो इसको सोल्व कर सकते हो क्योंकि इस इक्वेशन में अब सिर्फ y वेरिएबल आ रहा है, y को सोल्व किया जा सकता है। पहले इसको एक करेंगे फिर अकेले करेंगे, तो +2 एज इट इज आ गया, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं, हम इसको सोल्व करेंगे। प्लस का 4y प्लस का 7y है तो भाई 11y हो जाएगा, प्लस का ओहो 11y, ठीक है, =2। अब इसको अकेले करते जाओ, पहले जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिवाइड नहीं करोगे, पहले जो चीज़ इसमें प्लस हो रही है उसको साइड पर लेके जाओगे, +2 साइड पर जाके क्या हो जाएगा -2, इसके साथ प्लस एज इट इज लिखो। आप कहोगे ये साइन कहाँ पर ये चला गया, प्लस लिखो ना लिखो, अभी मैंने एक बच्चे को बताया था कि अब इसके साथ प्लस है ही है, लेकिन अगर इसके साथ माइनस आता फिर आपने वो लिखना होता। +2 साइड पर जाके क्या हो जाएगा -2, तो 11y = 2 - 2 = 0। अब y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा फिर भी ये +11 है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। और जीरो से जब भी कोई चीज़, जीरो को जब भी कोई चीज़ डिवाइड करता है वो हमेशा जीरो आता है। ऊपर जब भी जीरो से कोई चीज़ हो और नीचे जिस चीज़ से भी डिवाइड करो, अगर जीरो को 11 बंदों में डिवाइड करो तो क्या आएगा, हर किसी को जीरो ही मिलेगा ना। अब देखो मैं लिखूँ 4 / 2, इसका मतलब 4 को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करो तो हर किसी को 2 टुकड़े मिलेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास 4 सेब हो, मैंने 2 बंदों में डिवाइड करने तो हर किसी को 2 मिलेंगे। अगर मेरे पास 0 सेब और उसे 11 बंदों में डिवाइड करने हो, तकसीम करना हो तो हर किसी को 0 मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा गेस कीजिए करें, तब आपको आसानी से पता लगे कि ये मुश्किल चीज़ें नहीं है, हमने वैसे मुश्किल बनाई है। अब y की वैल्यू निकल आई, आपके पास 3 इक्वेशन है, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, आपकी मर्जी आंसर सेम आया करेगा, ठीक है। अब आपके लिए चैलेंज है, किसी एक में आप पुट करें, मैं किसी एक में पुट करता हूँ, लेकिन मैं इसमें पुट करूंगा x की वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर x पहले से अकेला पड़ा हुआ है, तो मुझे ज़्यादातर इसको, इसमें अगर मैं पुट करूंगा y की वैल्यू तो पहले मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर उस साइड पर लेके जाना पड़ेगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें पहले से x अकेले, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ, इसलिए मैं इसको 3 का नाम देता हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन 3
y की वैल्यू 3 में दर्ज करने से, उर्दू मीडियम वालों के लिए ये आ जाएगा। अच्छा, अब 3 अपने सामने गौर से देखो इसे, x इज इक्वल टू -1 -2y, इसको मैं लिख देता हूँ एक मरतबा। अब और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, किसी स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना, जस्ट y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। पता नहीं मेरे पास तो जो बच्चे होते हैं वो तो क्या क्या कर लेते हैं, आप भी हो सकता है आप में से ज़्यादातर अच्छे हो, लेकिन कोशिश कीजिए अपने आप को अपग्रेड कीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता से। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपको सीखना है ऐसे, ठीक है। आप कोई, हर किसी को पहले से तो पता नहीं होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता से बंदा सीख जाता है। तो देखो मैं और स्ट्रक्चर को एज इट इज़ लेके आ रहा हूँ, जस्ट देखो y की जगह उसकी वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो देखो -1 एज इट इज़ आ गया, माइनस सबर करो 2 0 जार 0 तो 0 ही आ गया, तो -1 में से 0 निकालेंगे तो -1 ही आएगा। 0 को प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी, तो चाहे इस इक्वेशन में पुट करो तो -1 देगा, इस इक्वेशन में पुट करो तो 2 देगा, और इस इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के क्या आएगा, इक्वल आएगा जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे। अब आपके लिए एक चैलेंज है, पूरा का पूरा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें। इस राइट साइड को अपने पास आंसर नोट कीजिए, लेफ्ट साइड को अपने पास आंसर नोट कीजिए, और देखिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को, जिनमें सेम वेरिएबल यूज हुए, दोनों की पावर 1 है और दोनों में 2 वेरिएबल्स है। तो अगर दो ऐसी लीनियर इक्वेशन हो जिनका आपस में ताल्लुक हो, साइमल्टेनियस हो, जिनमें 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो वो कैलकुलेटर आपको हल करके दे सकता है। 3 वाला भी हल करके दे सकता है, वो जब आएंगे तब देखेंगे, या फर्स्ट ईयर में देखेंगे। अब मोड में जाइएगा, फिफ्थ में यानी इक्वेशन में जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट में देखो एक्स वाई 2 वेरिएबल है, ए एन बी एन ये कॉन्स्टेंट है, सी एन भी कॉन्स्टेंट है, यानी 1 2 3 कोई ऐसे नंबर होगा। 1 को मैंने प्रेस किया तो ये कह रहा है पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखो, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखो। तो किसके कोफिशिएंट पहले लिख रहे हो, एक्स के, तो इस वाली में भी एक्स का कोफिशिएंट फिर पहले लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं एक्स की जगह पर उसका कोफिशिएंट 1 लिख दिया मैंने, या +1 आप लिखो, आप फिर साइन बुला दोगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो +1 है, ठीक है। तो +1 आगे ये +2 है, साइन नहीं छेड़ना। अब फिर माइनस का साइन भी कभी कभार बच्चे छोड़ देते हैं, तो मैंने +2 लिखा, फिर आगे इसका कांस्टेंट टर्म उस साइड पर होनी चाहिए, ठीक है, जो जिसमें नंबर आ रहा हो वो जस्ट उस साइड पर होना चाहिए, -1, ठीक है। अगर इस साइड पर होता फिर +1 होता, आप उसे उस साइड पर लेके जाते, ठीक है। तो 1 2 -1, अब पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट पहले पुट किया, तो इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट पहले पुट करोगे, इसलिए मैंने आपको कहा था पहले से सीधा करो, क्योंकि इसमें एक्स पहले आ रहा है तो इसमें भी एक्स पहले करो। फिर आप जज्बाती में 1 2 -1 पुट करोगे और इसमें 7 -2 2, तो एक्स के कोफिशिएंट के नीचे वाई का कोफिशिएंट लगा दोगे, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो -2 पहले ये पुट किया, फिर प्लस इक्वल दबाओ, फिर प्लस का 7 इक्वल दबाओ, फिर 2, अब देखना इक्वल दबाना, तो x यानी पहला वेरिएबल, पहला, अगर यहाँ पर कुछ और भी होता तो आप इसे x ही समझते, ठीक है, उसे उसकी वैल्यू समझते। अगर यहाँ पर z w होता तो z की वैल्यू, ठीक है, x वो वेरिएबल तो अलग अलग आपको नहीं दे सकता ना, तो आपने z की वैल्यू वो समझनी होती। x मीन पहला वेरिएबल आपके इक्वेशन में जो है, जिसका कोफिशिएंट सबसे पहले पुट किया है, उसकी वैल्यू आपके पास -1 है, यानी x की वैल्यू -1 है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल भी x ही है, और y की वैल्यू आपके पास 0 है, तो देखो ये 0 दे रहा है। तो ये आप कैलकुलेटर से पेपर में देख भी सकते हो कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं, या पहले ही आप निकाल लो फिर उसके बाद ये प्रोसेस करो, देखो आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। देखो हमारा y की वैल्यू 0 आई थी और x की वैल्यू -1 आई थी। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का इख्तिताम। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अगर किसी ने लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया।